हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और लेबर लॉ का ये टॉप 500 एमसीक्यू का कोर्स जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने अभी एक मैराथन भी डाला है जिसमें कि कंपैरिजन है दोनों मतलब लॉ का जो प्रीवियस एक्ट थे और अभी जो 4 लेबर कोड बने हैं उनका। ठीक है, प्रीवियस एक्ट और अभी का जो लेबर कोड बना है उसका। ठीक है, लेबर कोड अब उनको आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें भी 75 प्लस एमसीक्यू हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और ये टॉप 500 की सीरीज में पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है जिसमें 50 क्वेश्चन आपको लेबर लॉ के मिलेंगे। लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन दोनों कंबाइंड होगा, आईआर प्लस लेबर लॉ। और टेलीग्राम और ये पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस आंसर मैं इसी पे बताऊंगा और इसी पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेजॉरिटी अगर 500 क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रहे हैं तो उसमें अगर आप जान लीजिए कि आपके 1000 टॉपिक के अराउंड मैं कवर कराऊंगा। और ये लगभग लगभग सीरीज अकाउंट्स के लिए भी चलेगी, करीब 500 क्वेश्चन की, और सोशल सिक्योरिटी पे भी 100 क्वेश्चन की चलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचे। एग्जाम बहुत पास है, इसलिए मेरा है कि लास्ट के 10 से 15 दिनों में आपको अराउंड 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू करा दिया जाए। ठीक है, 1000 प्लस एमसीक्यू कराने का टारगेट मैंने रखा है। तो ये लेबर लॉ पे टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज में ये पहला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, which of the following committee or commission recommended consolidation of central labor law। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था। नेशनल कमीशन बना था, ये पहला कमीशन बना था 69 के राउंड में, ये 2002 में बना था। ठीक है, और ऐसे ऐसे नेशनल कमीशन बने थे जिसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे, कमीशन या कमेटी के बेसिस पे हम लोग जो सेंट्रल के लेबर लॉ है उसको कंसोलिडेट करते थे या उसको मतलब पारित करते थे। ठीक है, और देखिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं समझाऊंगा टोटली हिंदी में। मैं कोशिश करूंगा कि इस पीडीएफ को हिंदी में भी प्रोवाइड करूं, अगर हो सका तो मैं करूंगा। अदरवाइज मेरा टारगेट है कि अभी जल्दी से जल्दी 500 एमसीक्यू कराने का। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो इसमें होगा जो सेकंड लेबर कमीशन बना था 2002 में, उसी समय में ये जो सेंट्रल का लॉ है उसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो अभी चल रहा है, उसी के सेकंड नेशनल कमीशन के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ अ कोड ऑफ वेजेस 1929। देखिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने प्रीवियस एक्ट वाले में ये चीजें बताई हैं। तो इसमें क्या था ना कि देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ की जेल होगी एंड फाइन रुपीज 1 लाख, दोनों होगा, ऐसा कह रहा है पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है जेल होगी आपको 3 महीने की, और या तो एक रुपीज 1 लाख की फाइन होगी। ठीक है, ये भी, और मतलब या दोनों में से कोई एक होगा। इसमें क्या होगा, दोनों होगा। तीसरे में क्या कह रहा है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 मंथ एंड और फाइन अप टू 1 रुपीज। अब देखिए, तीसरा ऑप्शन ही सही है। इसमें कह रहा है कि 3 मंथ की जेल होगी या फिर आपको 1 लाख का जुर्माना होगा या फिर दोनों होगा। तो ऑप्शन सी है सही इसका, क्योंकि इसमें दोनों हो सकता है या फिर कोई एक हो सकता है। ठीक है, कब के केसेस में, वायलेशन ऑफ कोड ऑन वेजेस। ठीक है, 2019 का वायलेशन ऑन कोड ऑन वेजेस जो है उसी पे ये है केस। दोनों हो सकता है या फिर कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड within which the appeal under the code on wages may be filed with the appellate authority। अब एपलेट अथॉरिटी पे क्या मैक्सिमम टाइम हो जबकि आप कोड ऑन वेजेस के ऊपर आप अपना जो केस है वो फाइल कर सकते हैं। जैसे एक लिमिट टाइम दे दी जाती है ना कि आप इस समय के भीतर आप अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीज़ों में होता है ना कि अगर मान लीजिए आप फर्जी कर रहे हो, कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात होगी, तो उस टाइम पीरियड के बीच में आपको समस्या समझ में आ जानी चाहिए। तो उसका दिया है 90 दिन। 90 दिन के भीतर, ठीक है, 90 दिन के भीतर आपको अपलेट अथॉरिटी के पास जा करके केस को फाइल करना होगा। कब के केसेस में, कोड ऑन वेजेस के केस में। ठीक है, समझ में आ गया, ये बहुत ही इजी था। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस कोड ऑन वेजेस 2019 इन लोकसभा। कोड ऑन वेजेस का जो था उसको 2019 में कौन था जो कि उस समय पे मिनिस्टर था, जो भी था जिसने इसको रिप्रेजेंट किया था लोकसभा में। तो देखिए, रविशंकर प्रसाद जी थे नहीं, नरेंद्र मोदी थे नहीं, तो ऑब्वियस है संतोष गंगवार जी थे। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल। अगर देखिए नहीं होगा ना, 2x पे लगा के देखिएगा, थोड़ा सा जल्दी भी खत्म होगा। और मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ जल्दी कराने की, जल्दी भी खत्म होगा और आपको चीज़ें रिकॉल होंगी। और कोशिश करिएगा कम से कम 2 बार वीडियो को देखने का। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के। ठीक है,
According to the provision on Code on Occupation Safety, Health and Working Condition 2019, within how many days it is mandatory for establishment covered by the code to get register with the registering officer। ठीक है, बहुत ही देखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का मैंने बताया था कोड, आपसे करवाया भी था, प्रीवियस एक्ट से भी आपको कंपेयर करा के बताया था कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस टाइम पे। तो उसी से तहत अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने एक मैराथन में डाल दिया चारों कोड और प्लस 75 MCQ। ठीक है, तो उसी कोड के तहत में जब वो रजिस्टर्ड किया गया था तो उसको कितना टाइम मतलब दिया जाता है, तो वो होता है 60 दिन। 60 दिन का जो होता है प्रोविजन होता है कि उसको विद इन उस 60 दिन के अंदर मैंडेटरी होता है कि ये चीज रजिस्टर्ड की जाए। ठीक है, As per Code on Occupational Safety Health Working Condition 2020, a factory is defined as many premises where manufacturing process is carried out and it employ more than, कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, मोर देन 20 वर्कर होने चाहिए जहां की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है। इफ इट इज कैरिड आउट यूजिंग पावर, अगर पावर यूज करा, और विदाउट पावर तो 40 डे हो गया है। ठीक है, विदाउट पावर 40 डे मैंने बताया है, ये भी क्वेश्चन मैंने उसमें कराया है। ठीक है, नहीं देखें तो एक बार उसको देख लेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन थोड़े से इजी लगेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट शैल इंक्लूड in the definition of factory as per the code on occupational safety health working condition। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में आएगा। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट रेलवे, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हजार्डस और मतलब सेफ्टी का वो वाला इशू है जैसे लंग्स या कुछ ऐसे प्रॉब्लम जा रही है, शॉप में ऐसा कुछ इशू है, रेस्टोरेंट पे नहीं है, माइन में है ऐसा, इसका आंसर होगा बी। माइन देखिए गंदगी होती है तो वहाँ पे इन चीज़ों के लिए जरूरी है कि हेल्थ के वर्कर का उनका ध्यान रखा जाए कि कैसी कंडीशन में काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उनके लिए अच्छी। तो सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ कंडीशन की जो है वो माइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन 2020, एनी फैक्ट्री वेयर एनी हजार्डस प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एंड इट एम्प्लॉयज मोर देन वर्कर सेल कम अंडर द एम्बिट ऑफ कोड, मतलब कितने वर्कर से ज्यादा काम कर रहे होंगे तो वो उस कोड के अंदर आएगा। ठीक है, ये बात कर रहा है। तो इसमें से देखिए 10, 20, 30 तीनों ऑप्शन गलत है, इसका होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी एक्टिविटी इन कोड हैज बीन क्लासिफाई एज नॉन कोर एक्टिविटी वेयर प्रोहिबिशन वुड नॉट अप्लाई। ठीक है, नॉन कोर एक्टिविटी में इन हाउ मेनी एक्टिविटी इन कोड हैज बीन क्लासिफाइड नॉन कोर एक्टिविटी, कितने नॉन कोर एक्टिविटी जो हैं वो प्रोहिबिशन में मतलब वुड नॉट अप्लाई, मतलब उसमें नहीं है आते, तो इसका आंसर होगा 11। ठीक है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इज डिवाइडेड इनटू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर ऑफ सेक्शन एंड द नंबर ऑफ चैप्टर। अब बता, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का बोल रहा है कि कितने, जो भी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी मैंने अभी चौथे वाले में बताया था, सबसे पहले आपको उसमें मैराथन वाले में मिल जाएगा, तो बोल रहा है कि कितने नंबर में सेक्शन को डिवाइड किया गया था और कितने चैप्टर में। तो देखिए टोटल नंबर सेक्शन का था 164 और चैप्टर कितने थे, टोटल 14। ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हैज टोटल नंबर, कितने शेड्यूल हैं टोटल। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में तो टोटल 7 शेड्यूल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 7 शेड्यूल है, 14 चैप्टर है और 164 सेक्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज याद करने वाली चीज है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी शैल अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर, किसके लिए है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी किसके लिए है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों के लिए है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज दोनों के लिए है। ठीक है, तो अब गिग वर्कर किस में आते हैं, गिग वर्कर क्या होते हैं ये भी ध्यान लीजिए। गिग वर्कर वो होते हैं जैसे कि आपके डिलीवरी बॉय है, स्विगी डिलीवरी बॉय है, जोमेटो डिलीवरी बॉय है, कोई भी मतलब ऐसे ओला उबर के लोग जो काम करते हैं इनको गिग वर्कर कहते हैं कि उनका क्या है ना अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, लेकिन एक मतलब लेकिन इनकम भी बहुत ज़्यादा, वो इससे जो रोजगार बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो उनको गिग वर्कर में श्रेणी में रखा गया। होम बेस्ड वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर मैंने बताया था, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कोई काम कर रहा है तो वो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर है, तो होम बेस्ड वर्कर भी आएंगे, गिग वर्कर भी आएंगे, प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर भी आएंगे, क्योंकि इसमें सब कवर होते हैं, तो ऑल ऑफ द fill in the blanks worker are those who access organization on or individual through an online platform and provision service or solve specific problem as per the code on social security। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अभी मैंने ऊपर ही इसको बताया है, those who access organization or individual through an online platform and provide service टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं, ऑनलाइन सर्विस आपको प्रोवाइड करा देते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो वो होते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग शैल बी द मेंबर ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एज पर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कौन होता है मेंबर। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, स्टेट मिनिस्टर ऑफ लेबर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके जो होते हैं, जो मेंबर होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर होते हैं, जो कि इस समय पे यूनियन में जो मिनिस्टर होंगे लेबर के या उस समय पे जो होंगे वो ही उसके मेंबर होते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द लिस्ट ऑफ एग्रीगेटर अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इज स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी में एग्रीगेटर किस शेड्यूल में स्पेसिफाई है, तो शेड्यूल 7। टोटल शेड्यूल कितने थे, 7। टोटल चैप्टर कितने थे, 14। टोटल सेक्शन कितने थे, 164। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंट्रीब्यूटर द फंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर एज पर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो कौन इसमें से कंट्रीब्यूटर है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, एग्रीगेटर भी है, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर डी। कारण देखिए क्या है ना, एक तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो कंकरेंट लिस्ट में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे काम करती है, एग्रीगेटर भी करेगा ही। और एग्रीगेटर किस सेक्शन में था, तो वो था शेड्यूल में था, तो 7वें शेड्यूल में था। बहुत बार क्वेश्चन ये सब आ जाता है। द बिल 2020 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी रिड्यूस द ग्रेजुएटी पीरियड फ्रॉम दिस नाम टू दिस नाम। हाँ, कितने से कितना रिड्यूस कर दिया गया, जर्नलिस्ट के लिए बात की जा रही है ग्रेजुएटी पीरियड। तो पहले देखिए 5 साल था, अब उसको 3 साल कर दिया गया, तो आंसर होगा ए। ठीक है, पहले 5 साल था, उसको 3 साल कर दिया गया। द मैक्सिमम पेनाल्टी अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट ऑफेंस शैल बी इम्प्रिजनमेंट अप टू एंड फाइंड अप टू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि मैक्सिमम पेनाल्टी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पे फर्स्ट ऑफेंस पे कितना दिया जाएगा, तो 1 साल के लिए जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए का फाइन हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड टू एन एम्प्लॉयर इफ ही सी फेल टू पे अ कंट्रीब्यूशन अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019 आफ्टर डिडक्टिंग द एम्प्लॉय शेयर। ठीक है, कितने मैक्सिमम टर्म के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, तो देखिए इन सब में मैक्सिमम जो है वो 3 साल है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जबकि कब है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, तब है जबकि वो फेल हो जा रहा है कंट्रीब्यूटर सोशल सिक्योरिटी के अंदर में पैसा देने में। ठीक है, एम्प्लॉयर। What is the definition of the average pay as per the code on industrial relation for in case of monthly paid worker? ठीक है, तो एवरेज कैलेंडर मंथ 3। ठीक है, इसका क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज पे पर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन फॉर द केस ऑफ मंथली पेड वर्कर, तो एवरेज ऑफ 3 कैलेंडर मंथ। ठीक है, 3 कैलेंडर मंथ का एवरेज उसको देना होता है। Which of the following persons shall be included in the definition of employer according to the code on industrial relation? किसको employer के definition में consider करेंगे according to code on industrial relation? CEO of local authority ठीक है, manager of factory ठीक है, contractor ठीक है, legal representative और and decreased employer ये भी सही है, तो all of the above होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Which of the following persons shall be deemed to be the fixed term employment as per the code on industrial relation? Which of the following persons shall be deemed to be the fixed term employment as per the code on industrial relation? ध्यान दीजिएगा। अब इसमें है allowances are equal to permanent worker doing the same or similar work। ठीक है, देखिए इसमें बात कर रहा है कि अलाउंसेस उतने ही दिए जाएंगे जो परमानेंट वर्कर को दिए जाते हैं। डीम्ड टू बी फिक्स इन द, देखिए किसकी बात कर रहा है, विच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी द फिक्स पर्सन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एज पर द कोड। ठीक है, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए होते हैं उनकी बात कर रहा है। अलाउंसेस आर इक्वल टू द परमानेंट वर्कर डूइंग द सेम आर सिमिलर वर्क, एलिजिबल फॉर all the statutory benefits, eligible for gratuity if render service under the contract for the period of 1 year, तो all of the above होगा इसका आंसर, तीनों एलिजिबल है। ठीक है, ए बी सी। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन? किस सेक्शन में नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया, तो होगा 46, आंसर होगा डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सेल नॉट, देखिए जितने इंपॉर्टेंट है ना मैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर कराऊंगा, वो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, ये पहला पार्ट है और बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिफिनीशन ऑफ ऑफिस बियरर ऑफ अ ट्रेड यूनियन एज पर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन? देखिए नॉट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब नॉट की बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे, चेयरपर्सन होंगे, सेक्रेटरी होंगे, ऑडिटर नहीं होगा। ऑडिटर क्या होता है ना, एक टाइम बिंग के लिए होता है, तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में उसका रोल नहीं होगा और वो अकाउंट्स इन सब चीज़ों को ध्यान देता है। एग्जीक्यूटिव मेंबर भी होंगे, चेयरपर्सन भी होंगे, सेक्रेटरी होंगे, जो नहीं होंगे वो ऑडिटर होंगे, तो इसका आंसर होगा बी।
According to the Code on Industrial Relation, standing order means order relating to the matter set out is किस शेड्यूल में है, ठीक है। तो ये पहले ही शेड्यूल में है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। स्टैंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो स्टैंडिंग ऑर्डर पहले शेड्यूल में है। और सेक्शन 46 में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट है। और ये ऐसे है, ठीक है। क्योंकि मैं चीज़ों को रिवीजन भी कराते चलूंगा, बाद में छूट जाता है आप लोगों से, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम रिवीजन भी कराते चले। What is the threshold limit of constituting a working committee consist of representative of employer and worker engaged in the establishment as per the Code on Industrial Relation? कह रहा है कि मैक्सिमम जो थ्रेशोल्ड में मतलब होता है जो मैक्सिमम होती है लिमिट, कंस्टिट्यूट अ वर्क कमिटी कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कर इंगेज इन द एस्टेब्लिशमेंट एज पर द कोड रिलेशन। मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वो हो सकते हैं जो कि इंगेज हो इंडस्ट्रियल रिलेशन के कोड के तहत, तो 100 नंबर होते हैं, 100 लोग होते हैं, मैक्सिमम 100 नंबर तक जा सकते हैं, 100 लोगों तक जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्रीवांसेस रेड्रेसल कमिटी एज पर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन? ग्रीवांसेस रेड्रेसल कमिटी के तहत कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अब देखिए बात करते हैं। इट शैल कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटेटिंग द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर, ठीक है, ये सही बात है। द चेयरपर्सन शैल बी इंडिपेंडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर शैल नॉट एक्सीड 20, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियस आंसर होगा ए। What is the suggested time limit for the completion of a proceeding by the grievances redressal committee as per the code on industrial relation? कितने समय में वो चीज़ें सजेस्टेड टाइम दिया गया है कि वो चीज़ें कंप्लीट कर दी जाए, तो 30 दिन का टाइम दिया गया है। Can the worker file application for the conciliation grievances directly to the tribunal as per the code on industrial relation? तो इसका आंसर होगा yes, ठीक है। कैन द वर्कर फाइल अप्लीकेशन फॉर द कंसिलेशन ऑफ ग्रीवांसेस फैक्ट्री डायरेक्टली ट्रिब्यूनल? डायरेक्टली वर्कर कर सकता है, ये बात कर रहा था, तो हाँ डायरेक्टली कर सकता है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के तहत पे, ठीक है। नॉट विथ स्टैंड एनी थिंग कंटेंट इन सेक्शन 5 और सेक्शन 53, एनी वर्कर may make an application directly to the tribunal for adjudication of dispute within कितने दिन के अंदर मतलब कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाके दे सकता है, तो 45 दिन है, ठीक है, 45 डे। आंसर होगा बी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो इसको याद कर लीजिए, 2x पे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इसको एक बार आपको और देखना होगा क्योंकि आप भूल भी सकते हैं। प्रोविजन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन शैल बी अप्लीकेबल टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर, कितने लोग जहां पे काम कर रहे हो, 300 एम्प्लॉय। द प्रोविजन स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल शैल बी अप्लीकेबल टू एवरी इंडस्ट्री। स्टैंडिंग ऑर्डर किस सेक्शन में था, आपको मैं बताया था यहीं पे, आप बताएंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर था, देखिए किस फर्स्ट शेड्यूल में था, फर्स्ट शेड्यूल में स्टैंडिंग ऑर्डर था। और 46 सेक्शन में आपको क्या था, नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल कोड में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोड, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें मैं रिवीजन कराते चल रहा हूँ। अब जहाँ पे 300 लोगों से ज़्यादा काम करेंगे एम्प्लॉय, वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर का प्रोविजन होगा, ठीक है, 300 या 300 से ज़्यादा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन? Employer shall prepare draft standing order within a period of 6 months from the date of consent of this code, ठीक है, तो पहला तो सही होगा। कितने दिन, 6 मंथ, ध्यान दीजिएगा 6 मंथ के डेट दी जाएगी। कंसेंट मतलब जिस दिन से एग्जीक्यूट हो रहा है। द मैटर रिगार्डिंग द स्टैंडिंग ऑर्डर आर स्पेसिफाइंग द सेकंड शेड्यूल, गलत बात, ठीक है, गलत बात मतलब गलत है ये, ठीक है, सेकंड शेड्यूल में नहीं होता है ये, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, ठीक है, हाँ। एनी प्रोविजन कंटेंट इन द ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर शुड बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, तो ये भी सही है, इनकंसिस्टेंट होगा। प्रोविजन कंटेंट द ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर शुड नॉट इनकंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ठीक है, हाँ, तो इसका होगा 1 और 3 आंसर, ये तीसरा भी सही है। द प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर और ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन इन स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी कंप्लीटेड विद इन कितने दिन के अंदर उसको कंप्लीट करना चाहिए, तो वो होता है 2 महीने या फिर 60 डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सर्टिफिकेशन ऑफ ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी मेड विद इन हाउ मेनी डेज एज पर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इस कितने दिन के अंदर, तो इसका भी होगा 2 महीने। 2 महीने के अंदर उसको इंडस्ट्रियल कोड के तहत मतलब जो होता है अपील करना चाहिए, ठीक है। अपील का है ना, तो 60 के अराउंड चाहिएगा, मेजॉरिटी में 60 मिलेगा आपको, कुछ में 90 है। अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन इंडस्ट्रियल, याद कर लीजिए, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं लिख लेंगे तो याद रहेंगी। अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इफ द वर्कर इज सस्पेंडेड बाय द एम्प्लॉयर
पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, सच इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी शैल बी कंप्लीटेड विथ इन, कितने दिन के अंदर में वो इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 90 दिन के अंदर, एज पर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। जैसे कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बैठा है तो उसको कितना दिन का मौका दिया जाता है, तो उसका मौका दिया जाता है 3 मंथ का, या फिर 90 दिन कह सकते हैं उसको, डे में याद करिएगा तो ज़्यादा सही होगा, 90 दिन में। If any question arises to the application or interpretation of the standing order certified by the certifying authority, the employer or any worker working concerned the trade union in relation to the worker employed may apply to, किसको अप्लाई करेगा, ठीक है। अगर मतलब जैसे क्या हो रहा है, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो स्टैंडिंग के पास जाएंगे, वो जाएंगे तो अथॉरिटी के पास कुछ मतलब कि ट्रेड यूनियन के लिए लेकर के वो अपनी बात को रखेंगे। अब वो इंडस्ट्रियल कोड के तहत वो किसके ऊपर किसके पास जाएंगे, तो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, लेबर कोर्ट के पास जाएंगे, या दोनों में से किसी के पास, तो इसका होगा आंसर ए, वो पहले ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, अप्लाई करेंगे इस चीज को, ठीक है। नोटिस ऑफ चेंज इज to be given the change on services is specifying which schedule on the code on industrial relation, ठीक है। स्पेसिफाइड शेड्यूल किस शेड्यूल में वो है चेंज ऑफ सर्विस का है, ठीक है। तो चेंज ऑफ सर्विस का 3rd शेड्यूल में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3rd शेड्यूल में दिया गया है चेंज ऑफ सर्विसेज का, ठीक है। अब where is the arbitrary dispute is referred to the even number of arbitrator. The arbitrator agreement shall provided for the appointment of the another person to be called. उसको क्या कहते हैं, ठीक है, जो मतलब कि आर्बिट्रेटर का बीच का रोल करता है उसको अंपायर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंपायर होता है क्रिकेट में ना, वो उस वही होता है। एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट अंडर द सेक्शन 44 ऑफ द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन शैल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होता है वो कितने मेंबर का होता है, तो 2 मेंबर की बॉडी होती है। अ बेंच कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल मेंबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर शैल entertain and decided the case relating to which of the following matter as per code on industrial relation. The application and interpretation on standing order पहला, दूसरा है discharge of dismissal of working including reinstatement of a grant or relief of workman, ये भी सही है। तीसरा है ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट, चौथा है illegally और otherwise स्ट्राइक और लॉकआउट। तो ये पूछ रहा है कि ये जब बेंच बैठती है तो वो मतलब किस किस मुद्दे को उठाती है, तो ये 4 मुद्दों को उठाती है, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, डी। Who shall presided over the tribunal where the bench of the tribunal consists of 1 judicial member and 1 administrative member as per the code on relation, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जुडिशियल मेंबर बोलते हैं। अगर जुडिशियल मेंबर बैठा तो ऑब्वियस है जुडिशियल की बात करेगा, मतलब जुडिशियल उसमें बोलेंगे, एक मेंबर है तो, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्ट्राइक एंड लॉकआउट आर प्रोहिबिटेड एज पर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, किस केस में स्ट्राइक और लॉकआउट मना है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग बिफोर द कॉन्सिलेशन ऑफिसर एंड 60 डे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, ठीक है, ये है। तो ये पूछा है किस समय पे प्रोहिबिट है, तो 60, हाँ, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑफ द नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड 60 डे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, ठीक है, तो ये तो है सही, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी जब चल रहा है, बिफोर द ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड 60 डे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, मतलब कोई 60 डे हो जा रहा है तब, तो आंसर होगा इसका बी, 15 डेज विथ इन नोटिस है, ये भी गलत है और पहला भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी डेज एन एम्प्लॉयर शैल रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी prescribed by a appropriate government as well as conciliation officer regarding any notice strike lockout as per code on industrial relation, ठीक है, कितने दिन में ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसका है 5 दिन। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विद इन हाउ मेनी डेज एम्प्लॉयर सच रिपोर्टेड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी प्रेस्क्राइब, कितने दिन के अंदर गवर्नमेंट मतलब कि उसको करना होगा, तो 5 दिन के अंदर। द प्रोविजन ऑफ ले ऑफ रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर शैल नॉट अप्लाई टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय लेस देन, कितने वर्कर से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, तो वो 50 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक है, और ये सेक्शन 65 में आता है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शैल बी टर्म्ड अ केस कंटिन्यूअस सर्विस अंडर द कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, तो सर्विस इंटरप्टेड एंड अकाउंट ऑफ स्ट्राइक, सर्विस इंटरप्टेड ऑन लॉकआउट, अकाउंट ऑफ लॉकआउट, ऑल ऑफ द अबव, तो सब होगा, ठीक है। मैटरनिटी लीव के कारण, स्ट्राइक के कारण, लॉकआउट के कारण, सबके कारण लिया जा रहा है, तो सबको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस सर्विस में। अ वर्कर
A worker working in a mine and employed below ground shall be deemed to be a continuous working of 1 year. अगर देखिए 190 दिन वो काम कर रहा है तो उसको 1 साल का माना जाएगा कि 1 साल उसने काम किया है, अगर वो माइन और इन जगहों पे काम कर रहा है तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज शैल बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉय ऑफ वर्कर एज पर द कोड ऑन द लीव ऑफ फुल वेजेस। ठीक है, absence due to temporary disablement caused by the accident other than one arising out of and in case of employment, ये तो गलत है। laid off under the agreement under this code, तो 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 इसका आंसर होगा। पूछा है which of the following is included, ठीक है, in calculating the number of days। तो ये जो absent है टेम्पोररी डिसेबलमेंट कॉज बाय द एक्सीडेंट अदर देन वन अराइज आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर वो बाहर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो वो नहीं इंक्लूड होगा। इफ द वर्कर other than working worker and continuous service under the code on industrial relation is laid off, he shall be paid compensation by the employer equal to, कितना उसको दिया जाएगा, तो 50% ऑफ बेसिक वेज उसको दिया जाएगा। ठीक है, कब दिया जाएगा, जब वो मतलब कि अदर देन कंटिन्यूअस सर्विस इंडस्ट्रियलाइजेशन इज लेड ऑफ ही पेड द कंपनसेशन, जब उसको वो कहीं मतलब कि बाहर किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन वो कंटिन्यूअस वर्किंग में है तब के लिए सर्विस में, तो 50% वेज का उसको दिया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर्कर शैल नॉट बी इंटाइटल फॉर द कंपनसेशन ऑफ कोड ऑन इंडस्ट्रियल, किस केस में वर्कर मतलब कि इंटाइटल नहीं है। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एनी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड ऑन द रेडियस ऑफ 9 किलोमीटर, ये तो सही है। तो यहाँ पे पूछा है ना वर्कर नॉट टाइटल, तो ये तो सही है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे आंसर में। ही डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क एट द एस्टेब्लिशमेंट एंड द अपॉइंटेड टाइम ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर एटलीस्ट वंस अ डे, तो ये तो सही होगा इस आंसर के लिए, क्योंकि ये है गलत। तो नॉट पूछा तो लेइंग ऑफ ड्यू टू स्ट्राइक, ये भी गलत है, तो आंसर होगा 2 and 3। ठीक है, if worker has been continuous service of not less than 1 year under the employer, he shall be retrenched only after giving a notice of, कितने दिन की नोटिस के अंदर में उसको रिट्रेंच किया जाता है, तो 1 मंथ की एज पर इंडस्ट्रियल कोड रिलेशन। तो अब ये पहला लेक्चर था, पार्ट 1 एंड हुआ था यहीं पे, और आप लोग सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।